Hello students, good morning and welcome back to Nauka Digital Institute. I am your maths teacher Dhaval Thakkar and right now we are solving unit number 10 direct and inverse proposition from your NCERT exemplar. We have already solved the question number 1 to 42 in your exercise, which was MCQ type of questions and fill in the blanks. Okay, so let's start with true false questions now. So first question is, if two quantity x and y are said to vary directly with each other if for some rational number k, then x into y is equal to k. So the question is for vary directly, then if they vary directly, then x into y is equal to k. The statement will be false, because we know that if both the quantities are in direct proportion, then their ratio must be constant, and if they are in inverse proportion, then the product must be constant. So the statement is false. Okay, next, when the speed is kept fixed, time and distance vary inversely with each other. तो स्पीड जब भी कांस्टेंट रहती है तो टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो इन्वर्स नहीं रहते, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहते हैं. स्पीड जो है वो टाइम के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन में रहता है, पर जो डिस्टेंस है वो टाइम के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में रहता है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा हो जाएगा फॉल्स. बराबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आंसर हो तो ही ये हो जाएगा ट्रू. ओके, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपको नहीं लिखना है, ऐसा कोई मार्किंग भी नहीं करना है. ओके, व्हेन द डिस्टेंस इज केप्ट फिक्स, स्पीड एंड टाइम वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर. तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्पीड जब भी बढ़ेगी तब जो टाइम है वो कम होगा टू कवर द फिक्स डिस्टेंस. इफ वी इंक्रीज द स्पीड देन टाइम विल डिक्रीज. तो ये जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा. तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा फॉल्स. एक भी स्टेटमेंट अभी तक ट्रू नहीं मिला है, तलाश जारी है. Okay, length of a square and the area vary directly with each other. तो ये दोनों लेंथ ऑफ द स्क्वायर और एरिया का जो रिलेशन है वो भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्क्वायर होगा L और एरिया का जो आंसर है वो है L मल्टीप्लाई L, विच मीन्स L स्क्वायर. ये है लेंथ और ये हो जाएगा उसका एरिया. ओके, तो अगर आप दोनों का रेशियो निकालेंगे लेंथ और उसके एरियाज का फॉर टू वैल्यूज़ और टू मोर देन टू वैल्यूज़, देन दे वॉन्ट बी कांस्टेंट, सो दे आर नॉट इन डायरेक्ट proportion. They are direct proportion of square, which can say that. Okay, length of a side of an equilateral triangle and its perimeter vary inversely with each other. तो length of the side of equilateral triangle, तो अगर length इंक्रीज होगा तो पेरीमीटर डिक्रीज थोड़ी होने वाला है. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है. लेंथ इंक्रीज होगा तो जो पेरीमीटर है वो भी इंक्रीज होने वाला है. ओके, तो ये हो जाएगा फॉल्स. आगे देखते हैं क्या स्टेटमेंट दिया है. इफ डी वेरीज डायरेक्टली एज टी स्क्वायर, देन वी कैन राइट डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेर के इज ए कॉन्स्टेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन अ फॉल्स स्टेटमेंट. इफ डी वेरीज डायरेक्टली टू टी स्क्वायर, देन d upon t square must be constant. This statement is true. Okay, but here the given statement is false.
Clear? Next, in sorry, if a tree 24 meter high casts a shadow of 15 meter, then the length of the pole that casts a shadow of 6 meter under similar condition is 9.6. तो यहाँ पे दोनों के आप रेशियोज जो है वो ले लीजिए. तो 24 मीटर हाई अगर ट्री है उसका शेडो आ रहा है 15 मीटर. द हाइट ऑफ द पोल दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 6 मीटर सिमिलर कंडीशन इज 9.6. तो रेशियो ले लेते हैं x1 अपॉन x2. हाइट बढ़ेगी तो शेडो बढ़ेगा, ये डायरेक्ट प्रपोज है ना, इसीलिए यहाँ पर हम रेशियो ले रहे हैं. 3 multiply 8, 3 multiply 5, 3 कैंसल. तो हमें आंसर मिल सकता है यहाँ पे 8/5 इन फर्स्ट केस. एंड फॉर द पोल, ये हो गई ट्री की बात. अब देखते हैं पोल के लिए क्या आंसर मिलता है. तो 9.6 to 6 का रेशियो लेना है. 9.6 इज ए ऑब्जेक्ट एंड 6 मीटर इज ए रेशियो. ओके, जिस तरीके से यहाँ पे 24 मीटर ट्री था और उसका रेशियो 15 मीटर था, तो रेशियो डिनोमिनेटर सॉरी उसका शेडो जो था वो 15 मीटर था, तो शेडो जो है वो डिनोमिनेटर में लेना है. तो 9.6 to 6, तो 96/10 into 6, 16 जा, so 16/10, and if we reduce 16/10, so we will have 8/5. So 9.6 is the correct answer. The statement is true. तो इतने स्टेटमेंट के बाद एक हमें पहला स्टेटमेंट मिला है जो कि ट्रू है. ओके, तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको ट्रू फॉल्स में ऐसे ही सेंटेंस दिए जाए जिसके बारे में आप डायरेक्टली आंसर लिख सको. ऐसे कैलकुलेट करके भी आपको कई बार चेक करना पड़ेगा. तो इस तरीके से हमें वो जो पहले MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स में जब हमने मेथड किया तो वही मेथड यहाँ पे करना है. ओके, सो फॉर द 50, if x and y are in direct proportion, then x minus 1 and y minus 1 are also in direct proportion. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, क्यों नहीं है? तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट्स टेक x is equal to 4 and y is equal to 5. So we get x upon y is equal to 4/5. So now x minus 1 is equal to 3 and y minus 1 is equal to 4. तो x अपन y जो है वो आंसर में मिलेगा 3/4. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x अपन y जो पहले केस में मिल रहा है वो है 4/5 एंड दूसरे केस में हमें मिल रहा है 3/4, विच आर नॉट कांस्टेंट. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमें सेंटेंस दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, वो फॉल्स है. हम यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स नहीं बता रहे, क्यों ट्रू होगा क्यों फॉल्स होगा वो भी हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो आपकी समझ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ओके, सिमिलरली यहाँ पे हमें 51 नंबर में भी दिया है, यही एग्जांपल लेंगे. यहाँ पे x माइनस x माइनस 1 y माइनस 1 दिया था, अभी x प्लस 1 y प्लस 1 दिया है, तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं. यही जो हमने लिया है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो x प्लस 1 जो है वो हमें मिलेगा 5 एंड y प्लस 1 जो है वो मिलेगा 6. तो हमें आंसर मिलेगा 5/6. सो ओरिजिनल इट्स 4/5 एंड आफ्टर एडिंग 1
to x and y, we will have x upon y is 5 upon 6. Okay, so given statement is again a false one. Next, if P and Q are in inverse variation, then P plus 2 and Q minus 2 are also in inverse proportion. ठीक है, तो ये भी हम एक एग्जांपल लेके ही समझेंगे. जो भी हमें यहाँ पे दिया गया है x एंड y, उसके बदले अब हम ले लेंगे P एंड Q. ओके, लेट्स टेक P इज इक्वल टू 5 and Q is equal to 7. So for inverse proportion we will check product of both quantity P into Q. तो वो हमें आंसर मिलेगा 5 multiply 7, जो कि हमें मिलेगा 35. अभी हमें बोला है P plus 2, तो हमें आंसर मिलेगा 5 plus 2. Sorry, 5 plus 2 7 and Q minus 2, तो 7 minus 2 5. तो जब हम PQ करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 35. तो इतना देख के आप लिख देंगे स्टेटमेंट ट्रू, पर ये हर बार सही नहीं होगा. ओके, अगर आप P की वैल्यू ले लेंगे 8 एंड Q की वैल्यू अगर आप ले लेंगे सपोज 12. ओके, सो इन दैट केस PQ is equal to 8 multiply 12 which is 96. so P plus 2 हमें मिलेगा 10 and Q minus 2 भी हमें मिलेगा 12 minus 2 10. so in that case वो दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि P plus 2 into Q minus 2 करना है हमें, वहाँ पे फिर से PQ नहीं करना है. सो P plus 2 into Q minus 2 का जो प्रोडक्ट है वो हमें मिलेगा 10 multiply 10 is equal to 100. तो in that case the ratio, sorry, the product not remain constant, so the statement is false. Okay, so next is sentence number 53. if one angle of a triangle is kept fixed, then the measure of the remaining two angles vary inversely with each other. So we know the angle sum property of triangle, sum of all three angles is 180 degree. If we one kept constant, then there is nothing related between other two, so the statement is false. ऐसा नहीं है कि एक को कांस्टेंट कर दिया तो दूसरा एक एंगल बढ़ाने से उसके एग्जैक्ट प्रपोर्शन में ही कम होने वाला है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, नाउ when two quantities are related in such a manner that if one increase and other also increase, they are always vary directly. तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो ही उसको डायरेक्ट प्रोपोजन कहते हैं हम. ओके, 55 when two quantities are related in such a manner that if one increase and other decrease, then they always vary inversely. one increase and other decrease, तो always vary इन्वर्सली. ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है. ओके, इफ x वेरीज इन्वर्सली as y and x is equal to 6 and y equal to 8, so x into y will be 48, because when they are very inversely the product must be constant. So x into y 48, and for the next one x is equal to 8 and y is equal to 10, so x into y 10 into 8 is equal to 80. so x and product of xy is not remaining constant over here, so the given statement is false. Okay, next 57 number. The number of workers and the time to complete the job in a case
इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोजन। तो हमने ऐसे एग्जांपल्स देख लिए हैं कि जब भी नंबर ऑफ़ वर्कर्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो जो टाइम हमें चाहिए वो कम होता है, या तो फिर नंबर ऑफ़ वर्कर्स कम होते हैं तो जो टाइम हमें चाहिए वो ज़्यादा होता है। तो वो डायरेक्ट प्रपोजन नहीं होता, वो इन्वर्स प्रपोजन होता है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे फॉल्स। मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गोइंग फॉल्स ओवर हियर, बट दैट्स ओके। फॉर फिक्स टाइम पीरियड the rate of interest, the simple interest is directly proportional to principal। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो, उसका इक्वेशन हमें पता है SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। सो इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा यहाँ पे तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगा। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड दोनों यहाँ पे अगर फिक्स है तो प्रिंसिपल इंक्रीज़ होगा, तो भी हमारा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा। यानी तीनों में से कोई भी दो फैक्टर को आपने कांस्टेंट रखे और एक को बढ़ाया तो सामने हमें सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो स्टेटमेंट है वो है ट्रू। ओके, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोजन। ऑब्वियसली कल्टिवेटेड लैंड एंड जो हार्वेस्टेड क्रॉप है वो डायरेक्ट प्रपोजन में ही होंगे ना। ओके, जितना बोओगे उतना ही पाओगे ना, ये तो यही बात हो गई। ओके, तो ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 60 to 61। Which of the following vary directly and which vary inversely with each other and which are neither of two। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए और हमें लिखना है कि वो डायरेक्ट प्रपोजन में है या इनडायरेक्ट प्रपोजन में है या दोनों में से एक भी नहीं है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जो टाइम है और जो स्पीड है वो हमेशा हमें पता ही है कि एक दूसरे से ऑलवेज इन्वर्स प्रपोजन में ही रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे स्पीड कम होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम हमें कम लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, और अगर हमारी स्पीड कम है तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, नेक्स्ट हमें दिया गया है कि द डिस्टेंस ट्रैवल बाय CNG बस एंड द अमाउंट ऑफ CNG गैस यूज्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा इन्वर्स प्रपोजन नहीं होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो अगर ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ गैस है वो ज़्यादा चाहिए ना। अगर गैस होगा नहीं बस के अंदर तो डिस्टेंस तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे गैस उतनी ज़्यादा चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट अ गिवन वर्क। तो नंबर ऑफ पीपल अगर बढ़ाएंगे तो जो टाइम है वो कम हो जाएगा, जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा, और अगर कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा वही काम कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। It means they are very inversely. Next, इनकम टैक्स एंड इनकम। तो इनकम टैक्स और इनकम का बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता ना हो तो इतना बता दें कि जितनी इनकम ज़्यादा हो आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस उतने ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट वो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए।
ओके। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑटो रिक्शा एंड टाइम टेकन। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे टाइम उतना ज़्यादा ही लगने वाला है। स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वही इन्वर्स है, बाकी जो डिस्टेंस और टाइम का है वो जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ही मिलेगा हमें। ओके। 61 में भी हमें कुछ 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें भी हमें यही लिखना है कि डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या तो नन ऑफ दी बोथ। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल एंड कंजप्शन ऑफ फूड। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा हो गए तो कंजप्शन ऑफ फूड जो है, कंजप्शन पूछा है यहाँ पे, ओके, यानी कि कितना फूड यूज़ हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो कंजप्शन ऑफ फूड जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो भी हमारा हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए स्टेटमेंट। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम एंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना कॉस्ट जो है वाइट वॉशिंग करने का वो भी ज़्यादा होगा। अगर दीवार का एरिया कम होगा तो जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही एग्जाम्पल है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट। यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट्स आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि इसके आगे के जो सेक्शन में हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको यही स्टेटमेंट के बेस पर से डिसाइड करना है कि डायरेक्टली है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसके बाद आपको सम्स भी करने हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ही दिया है। ओके, इफ़ द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द क्वान्टिटी ऑफ द वर्क। तो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द क्वान्टिटी ऑफ द वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है कि अगर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा है तो जो क्वांटिटी ऑफ वर्क यानी कि जो काम कर सकते हैं वो ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम लोग हो गए तो कम काम कर सकते हैं। अगर 10 लोग मिलके कुछ चीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 लोग मिलके कोई फूड आइटम बना रहे हैं, तो वो जितने पार्सल बना सकेंगे उससे ज़्यादा अगर 20 लोग मिल जाएंगे तो जो नंबर ऑफ पार्सल है वो ज़्यादा बन सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ गिवन सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट का सम, अभी हमने ऊपर देखा है ऑन अ गिवन सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो दोनों के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भी सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर सम यानी कि अमाउंट बढ़ेगा तो भी इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। तो ये भी हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Okay, compound interest and the given sum of compound interest on a given sum and the sum invested। तो जितना रुपीज़ हम ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे करेंगे इन्वेस्ट, उतना ही हमें ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वो भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये सारे के सारे हमारे जो स्टेटमेंट्स थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हो गए। द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड इट्स कॉस्ट, तो वो भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देते हैं। द हाइट ऑफ अ ट्री एंड द नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतने ट्रीज़ की हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी, तो वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ओके, इंक्रीज इन कॉस्ट एंड द नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी परचेस्ड इफ द बजट रिमेन सेम। जैसे ही आप कॉस्ट बढ़ाते जाओगे एक शर्ट की, तो जो नंबर ऑफ शर्ट है वो आपके कम होते जाएंगे। आपके पास बजट सेम है, आप अगर आपके पास 5,000 रुपये है और आपको 500 रुपये का शर्ट लेना है तो आप 10 शर्ट्स ले सकते हैं। ओके, और अगर आपके पास 5,000 रुपये ही और आपको 1,000 रुपीज़ का एक शर्ट लेना है तो आप 5 शर्ट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी
सॉरी इन्वर्स प्रोपोर्शन एरिया ऑफ लैंड एंड इट्स कॉस्ट, जितना एरिया बड़ा होगा उतनी ही उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो वापिस से घूम फिर के हम पहुंच गए डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे ही। सेल्स टैक्स एंड द अमाउंट ऑफ द बिल, तो जो जितना बिल ज़्यादा होगा उतना सेल्स टैक्स भी ज़्यादा लगने वाला है, तो ये भी हो जाएगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये हो गए हमारे 60, 61 एंड 62 हमें जो दिए थे, उसमें हमें लिखना था कि जो स्टेटमेंट है वो वेरी डायरेक्टली होता है, उसमें जो क्वांटिटीज़ है वो वेरी डायरेक्टली होती है या इनडायरेक्टली होती है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे हमारे सॉल्व द फॉलोइंग्स में जो भी सम्स दिए हैं, वो ऊपर हमने अभी जो भी स्टेटमेंट देखे उसी तरीके से हमें उसको पहले डिसाइड करना होगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है, और वो डिसाइड करने के बाद हमारा जो इक्वेशन है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का, वो रख के हमें जो क्वांटिटी नहीं दी है वो हमें फाइंड करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में धवल ठक्कर के साथ नौका डिजिटल इंस्टीट्यूट में।